Hello students, you are welcomed to the video lecture series of Database Management System. In this video lecture, we are going to discuss QUADS 12 rules for Relational Database Management System. So these rules were proposed by Dr. Edgar Frank Codd, Dr. E.F. Codd in short. इन्होंने अपने रिलेशनल डेटाबेस पर काफ़ी रिसर्च की और रिसर्च के बाद इन्होंने अपने कुछ रूल्स प्रोवाइड किए कि अगर कोई भी पर्टिकुलर सिस्टम RDBMS खुद को क्लेम करता है कि वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहा है, देन उस सिस्टम में ये 12 रूल्स एप्लीकेबल होने चाहिए. बेसिकली इन्होंने 13 रूल्स दिए थे, बट उन 13 रूल्स में से जो फर्स्ट वन इनका रूल था वो था हमारा फाउंडेशन रूल या फिर वी कैन से रूल 0. So basically हम इनके 12 rules consider करते हैं. So Codd proposed 13 rules popularly known as Codd's 12 rules to test DBMS concept against the relational model. ये rules किसी भी database पे apply हो सकते हैं, right? So these rules can be applied on any database system that manages stored data using only its relational capabilities. It means केवल उन्हीं systems पर apply होगा जो कि आपके relational capabilities के through data store कर रहे हैं, right? यानी कि relational database management system पर ही ये rules apply होते हैं, right? So till now अभी तक जितने भी आपके commercial products हैं वो बहुत कम ही ऐसे हैं जो कि 13 के 13 रूल्स फॉलो करते हैं. इवन ओरेकल भी आपका सो फॉर 8.5 रूल्स यानी कि 8.5 रूल्स फॉलो करता है. ओरेकल भी सारे के सारे 13 रूल्स फॉलो नहीं करता. सो व्हाट इज द रूल 0? रूल 0 और वी कैन से इट एज फाउंडेशन रूल. ये कहता है कि अगर कोई भी सिस्टम क्लेम करता है कि वो RDBMS है तो उसे रिलेशनल कैपेबिलिटीज मैनेज करनी आनी चाहिए, राइट? दिस इज द रूल 0. This rule states that for a system to qualify as an RDBMS, it must be able to manage database entirely through the relational capabilities. Now, what is rule 1? Rule 1 is information rule. Information rule says that कि आपका जितनी भी आपको डेटा है, आपका डेटा भले ही वो यूजर डेटा हो या मेटा डेटा हो, तो जो भी आपका डेटा है वो टेबल में रोज और कॉलम्स की फॉर्म में होना चाहिए. दैट इज योर इंफॉर्मेशन रूल. सो इट सेज दैट द डेटा स्टोर्ड in a database, may it be user data or metadata, must be a value of some table cell, right? यानी कि जितना भी डेटा है वो आपका किसी पर्टिकुलर टेबल के सेल में होना चाहिए या फिर टेबल में आपके रोज और कॉलम्स की फॉर्म में डेटा होना चाहिए, राइट? नेक्स्ट रूल इज गारंटेड एक्सेस रूल. गारंटेड एक्सेस रूल कहता है कि अगर आपको अपने डेटा को एक्सेस करना है तो यू कैन यूज आइदर अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेबल नेम, प्राइमरी की और कॉलम नेम, या फिर इनमें से किसी भी एक के थ्रू आपका डेटा लॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, राइट? किस किस के थ्रू? आइदर यू कैन यूज टेबल नेम, यू कैन यूज प्राइमरी की और एट्रीब्यूट नेम या फिर कॉलम नेम, राइट? So every single data element is guaranteed to be accessible logically with a combination of table name, primary key and attribute name. कोई अदर मेथड आप अप्लाई नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल आप पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, राइट? नेक्स्ट रूल इज रूल 3, सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यूज, राइट? सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यूज, ये रूल कहता है कि अगर किसी टेबल में किसी पर्टिकुलर सेल में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो वहां हम एक नल प्लेस करते हैं, राइट? वी कैन राइट नल, NULL नल. सो वहां पर हम ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़ सकते, राइट? क्योंकि नल स्पेसिफाई करेगा कि या तो आपका डेटा मिसिंग है या डेटा इज नॉट नोन, डेटा आपको पता नहीं है या फिर डेटा इज नॉट एप्लीकेबल, राइट? So null values in the database must be given in a systematic and uniform treatment, right? Next rule is rule 4, that is active online catalog. Database का structure, इस रूल के अकॉर्डिंग डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है उसे हम किसी पर्टिकुलर ऑनलाइन कैटलॉग में रखा जाना चाहिए, जिससे कि जो यूजर है या फिर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, पहली चीज कि जब हम डेटाबेस के स्ट्रक्चर को ऑनलाइन कैटलॉग में पुट करेंगे तो केवल ऑथराइज्ड यूजर्स ही उनको एक्सेस कर पाए और जो आपके डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो क्वेरी की क्वालिटी या उसको क्वेरी को चेक कर पाए और मैनेज कर पाए. So this is the rule, active online catalog. So it says the structured description of the entire database must be stored in an online catalog known as data dictionary, जिसको हम data dictionary भी बोलते हैं, which can be accessed by the authorized users, right? Users can use same query language to access the catalog which they use to access the database itself. यानी कि यूजर्स सेम क्वेरी लैंग्वेज का यूज करेंगे इस डेटा डिक्शनरी को या फिर ऑनलाइन कैटलॉग को यूज करने के लिए, जिस सेम लैंग्वेज जो कि उन्होंने डेटाबेस के लिए यूज की है.
नेक्स्ट रूल 5 इज कॉम्प्रिहेंसिव डेटा सब लैंग्वेज रूल. दिस रूल सेज दैट हर डेटाबेस के पास अपनी लैंग्वेज होनी चाहिए, यानी कि हर डेटाबेस के पास एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होनी चाहिए जिसमें कि वो डेटा डेफिनेशन, डेटा मैनिपुलेशन और ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट ऑपरेशंस को सपोर्ट कर पाए, राइट. सो दिस इज द कॉम्प्रिहेंसिव डेटा सब लैंग्वेज रूल. सो इट सेज अ डेटाबेस कैन ओनली बी एक्सेस्ड using a language having linear syntax that supports data definition, data manipulation and transaction management operation, right. This language can be used directly or by means of some application. या तो आप ये language directly use करें या फिर किसी application के through access करें, right. So अगर database कोई भी लैंग्वेज का सपोर्ट नहीं करता है या बिना किसी लैंग्वेज के थ्रू डेटा एक्सेस हो पाता है डेटाबेस से, तो उसे एज अ वायलेशन कंसीडर किया जाएगा, राइट. So what it says, if the database allows access to data without any help of this language, then it is considered as a violation, right. Next rule, rule 6 is view updating rule. व्यू अपडेटिंग रूल कहता है कि हर सिस्टम के द्वारा जो डिफरेंट व्यूज क्रिएट होते हैं, अगर डिफरेंट व्यूज का क्या मतलब है, लेट्स से कि हर यूजर के लिए एक अलग अलग व्यू होता है. लेट्स से आपकी कंपनी है, कंपनी में एम्प्लॉयज के लिए अलग या एचआर के लिए अलग व्यू शो होगा आपको. तो जो व्यूज होते हैं डेटाबेस के वो हर पर्टिकुलर यूजर ग्रुप के लिए चेंज होते हैं. तो ये रूल कहता है कि अगर डेटाबेस आपका डिफरेंट व्यूज क्रिएट हो रहे हैं डेटाबेस के थ्रू, तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट होने चाहिए सिस्टम के थ्रू. तो दिस इज व्यू अपडेटिंग रूल व्हिच सेज ऑल द व्यूज ऑफ द डेटाबेस व्हिच कैन बी थियोरेटिकली अपडेटेड मस्ट आल्सो बी अपडेटेबल बाय द सिस्टम उन्हें ऑटोमेटिकली अपडेट कर पाए. नेक्स्ट रूल 7 इज हाई लेवल इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट रूल. It says a database must support high level insertion, updation and deletion, right. इसके अलावा हम कुछ ऑपरेशंस जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन और माइनस ऑपरेशन भी आपके सपोर्टेबल होने चाहिए डेटाबेस के थ्रू. नेक्स्ट रूल 8 इज फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस. फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस कहता है कि अगर किसी भी डेटाबेस के आप फिजिकल लोकेशन चेंज करते हैं या फिजिकल और स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हैं, तो एप्लीकेशंस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए, राइट. सो एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने बात कहा फेसबुक की. फेसबुक में जो यूजर्स है, अगर फेसबुक के डेटा में हम फिजिकल स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज कर रहे हैं, लेट्स से हम डिस्क में चेंजेस कर रहे हैं जहाँ पर डेटा ऑलरेडी स्टोर्ड है, सो डिस्क मतलब फिजिकल लोकेशन में या फिजिकल स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज करने पर यूजर्स को उसके बारे में नॉलेज नहीं मिलनी चाहिए कि आपका ये फिजिकल लोकेशन पर ये डेटा चेंज हुआ है, राइट. So it says that any change in the physical structure of the database must not have any impact on how data is being accessed by the external application. This is rule 8, physical data independence. Next rule is rule 9, that is logical data independence. So logical data independence says that the logical data in the database must be independent of its user's view, यानी कि application. सिमिलरली जैसे फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस था, यहाँ पर ये लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस कहता है कि लॉजिकल डेटा में आप कोई भी चेंजेस कर रहे हैं तो वो यूजर्स पर इफेक्ट नहीं डालना चाहिए, यूजर्स पर को शो नहीं होना चाहिए, राइट. फॉर एग्जांपल अगर बात करें कि अगर आप टेबल्स में कोई किन्हीं भी दो टेबल को मर्ज करते हैं, राइट, इफ टू टेबल्स आर मर्ज्ड और वन इज स्प्लिट इनटू टू डिफरेंट टेबल्स, या तो आप मर्ज करें या फिर कोई एक पर्टिकुलर टेबल दो टेबल में स्प्लिट हो जाए, तो ये जितने भी चेंजेस आप कर रहे हैं यूजर्स पर, यूजर एप्लीकेशन पर कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए. दैट इज लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस. नेक्स्ट रूल 10 इज इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस. दिस रूल सेज दैट a database must be independent of the application that uses it, right. database totally इंडिपेंडेंट होना चाहिए जो भी एप्लीकेशंस के थ्रू आप उसे यूज कर रहे हो. ऑल इट्स इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट कैन बी independently modified without the need of any change in the application, right. This rule makes a database independent of the front end application and its interface. This is integrity independence rule. Next is distribution independence. This rule says that the end user must not be able to see the data is distributed over various locations, right. Let's say कि हम यहाँ पर फेसबुक की बात करें अगर, तो फेसबुक के यूजर को ये नहीं पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर दूसरा एंड यूजर किस लोकेशन से एक्सेस कर रहा है डेटा, या जो जैसे हमारे कहा कि फेसबुक का डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल ओवर द वेरियस ज्योग्राफिकल लोकेशंस.
सो आप एंड यूजर्स को एक दूसरे के बारे में नहीं पता होना चाहिए कि वो डेटा कहाँ से एक्सेस आपको मिल रहा है, डेटा की एक्सेस आपको कहाँ से हो रही है, राइट? सो एंड यूजर्स मस्ट नॉट बी एबल टू सी that the data is distributed over various locations. User should always get the impression that the data is located at one site only, right? User को सिर्फ यही पता होना चाहिए कि उसको सिर्फ डेटा मिल रहा है और वो सिर्फ एक ही साइट से मिल रहा है. उसको ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता चलनी चाहिए कि डेटा जो है आपका वो डिस्ट्रीब्यूटेड वे में अरेंज्ड है. And the last rule, that is rule 12, it is non-subversion rule. It says that if a system has an interface that provides access to low-level records, then the interface must not be able to subvert the system or bypass security and integrity constraint. Right? कि अगर सिस्टम के पास कोई इंटरफेस है, राइट, तो उस इंटरफेस के थ्रू कोई भी सिक्योरिटी या इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट आपका चेंज नहीं होना चाहिए, वो एज इट इज मेंटेन रहनी चाहिए, राइट? दिस इज नॉन सबवर्जन रूल. So all these 12 rules are proposed by Dr. E.F. Codd. So that's why we call these rules as E.F. Codd rules या E.F. Codd 12 rules. So students, I hope ये video lecture आपको clear होगा and ये rules आपको clear होंगे. So thank you so much for watching this video.